नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। दोनों प्रमुख दलों के नेता लगातार एक दूसरे पर जुबानी प्रहार कर रहे हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष कर दिया है। एक सलाह भी दी गई है, नसीहत दी गई है। मनोहर लाल ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को अब सियासत से संन्यास ले ही लेना चाहिए। मनोहर लाल ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा का नाम जब तक रहेगा तब तक कांग्रेस को कुछ नहीं मिलने वाला है। साथ ही मनोहर लाल ने भूपेंद्र हुड्डा के राजनीति में रहते कांग्रेस को निकाय चुनाव या प्रदेश में कुछ भी मिलना असंभव है, ये भी कहा है। आगे कहा कि पुरानी पीढ़ी रिटायर होगी तभी तो नई पीढ़ी आएगी और तभी शायद विपक्ष बच पाएगा। मनोहर लाल की हुड्डा को सलाह पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की ओर से पलटवार किया गया है। राव ने कहा कि मनोहर लाल को पहले अपनी पार्टी के नेताओं को सुझाव देना चाहिए। वहीं इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम सामना सवालों का में खास बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी भूपेंद्र हुड्डा को एक्टिव राजनीति से संन्यास ले लेने की नसीहत दी है। युवा पीढ़ी आगे आए, ये नसीहत दी है। तो एक और बीजेपी कांग्रेस में नतीजों को लेकर घमासान है, दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर ही बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को लेकर भी घमासान थमा नहीं है। वहां भी बयानबाजियों का दौर जारी है। मनोहर लाल की ओर से भी कह दिया गया है कि भूपेंद्र हुड्डा को रिटायर हो जाना चाहिए। वहीं वीरेंद्र सिंह की ओर से भी कहा गया है कि अब उन्हें एक तरह से संन्यास ले लेना चाहिए। हालांकि राव नरेंद्र सिंह भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में आ खड़े हुए हैं और उनकी ओर से कहा गया कि मनोहर लाल अपनी पार्टी के नेताओं को नसीहत दें। वहीं सद्भाव यात्रा को लेकर भी इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे। हुड्डा ने कहा कि मैं केवल राहुल गांधी के आने की वजह से वहां गया था, मैं सद्भाव यात्रा में शामिल नहीं हुआ। राहुल गांधी आए थे इसलिए मैं कार्यक्रम में जरूर शामिल हुआ था। और एक बार फिर से कह दिया गया है कि ये पार्टी का ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं है। तो कांग्रेस की गुटबाजी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस के नेता आपसी बयानबाजी करते ही हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल की ओर से भूपेंद्र हुड्डा को नसीहत दे दी गई है कि जब तक भूपेंद्र हुड्डा हैं कांग्रेस का भला संभव नहीं है। ये साफ तौर पर कहा गया। होना ये चाहिए कि भूपेंद्र हुड्डा रिटायर हो जाएं, नई पीढ़ी आए, नए लोग आए, तभी शायद कांग्रेस का कुछ हो सकता है। ठीक ऐसी ही बात वीरेंद्र सिंह की ओर से भी खुद हमसे इंटरव्यू में कही गई है कि अब नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए और भूपेंद्र हुड्डा को रिटायर हो जाना चाहिए। सुने। राजनीतिक संदेश तो यही कि हुड्डा साहब को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हुड्डा साहब का नाम जब तक वहाँ रहेगा वहाँ उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, ना उन स्थानीय निकायों में मिलेगा, ना प्रदेश में कुछ मिलेगा। इसलिए वो पुरानी अगर पीढ़ी है वो कांग्रेस की, वो रिटायर होती जाएगी। नए आदमी कुछ आएंगे, कुछ भला कर पाएंगे तो भला है। हम तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ विपक्ष भी अपना जिंदा तो रहना ही चाहिए। ये हमारी लोकतांत्रिक एक ताकत होती है कि पक्ष विपक्ष में एक संतुलन भी बना रहे। कोई हमको भी बताता रहे कि हाँ अच्छा काम करने के लिए ये रास्ते हैं, कोई कमी हमें आती तो इंगित करना कोई तो चाहिए। लोकतंत्र में कुछ ना कुछ वक्त चाहिए। विपक्ष लगातार समाप्त होता जाए, अच्छी बात नहीं है। आपने कहा कि पश्चिम बंगाल निश्चित रूप से एक कठिन राज्य में और पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। और उसके बाद जो राज्य और इसी लेवल के हैं उसमें पंजाब भी है। अगली नज़र पंजाब पर है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बुजुर्ग तो खट्टर साहब है, क्या वो बुजुर्ग तो मोदी जी भी है। तो खैर ये उनका निजी विचार है, मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बाकी मैं इतना जरूर कहता हूँ कि खट्टर साहब को अपनी पार्टी के अंदर ये सुझाव सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए, जो मेरे ख्याल से 75 दिल में उनके यही हो। हाँ, ये हो सकता है इनडायरेक्ट। सर महिला नगर पालिका चुनाव में 80% टिकटें हमने कांग्रेस ने महिलाओं को दी है। लोकसभा के अंदर भी राहुल जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमने आज से 3 साल पहले 2023 में जो बिल महिला आरक्षण बिल आया था, अपनी पार्टियों से ऊपर उठ करके समस्त विपक्ष ने उसको पास कराया, उसमें सहयोग किया। पार्टी की नीयत ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, वो उसको लागू नहीं करना चाहती थी। वरना हम तो चाहते आपका कानून बना हुआ आप कीजिए, कुछ संशोधन कर लो। अगर कोई एससी को ओबीसी को नहीं मिला है तो थोड़ा करके आप कर सकते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण का परिसीमन की आड़ में सही मायने में करना चाहती है 8.5 सीटों के लिए। कांग्रेस ने कहा है कि जो ताजा आपका जनगणना चल रही है, इसकी जनगणना पूरी होने के बाद में इसका जो है ना आपका परिसीमन बाद में इसमें किया जाए, महिला आरक्षण मिले और उसमें एससी के भाइयों को, ओबीसी के भाइयों को, सबको बराबर हिस्सा मिले। यात्रा में शामिल नहीं हुआ मैं, लेकिन जहाँ गुड़गांव में जहाँ राहुल जी आए थे पब्लिक मीटिंग एड्रेस की, उसमें शामिल था। मैंने पहले कहा था राहुल गांधी आएंगे तो वहाँ जाएंगे, क्या बात है।
क्योंकि ये यात्रा सबको पता, सब कोई भी कर ले, तू भी यात्रा कर ले, यात्रा कर तो अच्छी बात है, कांग्रेस को मजबूत करो अपने अपने तरीके से। नहीं गया मैं यात्रा में, नहीं गया। कब देखा यात्रा तेरे मेरे को? यात्रा में कब देखा भाई, पता ना, यात्रा में नहीं गया मैं। हैं? अभी मैं कह रहा हूँ कोई पार्टी प्रोग्राम नहीं है, ये इंडिविजुअल है। राहुल जी आए, हमारे नेता हैं, हम गए वहाँ, किसी का हौसला बढ़ाते हैं। तो कल नाक तो हो सकता है तेरे लिए भी मना लूंगा राहुल जी को। तो देखिए, एक और कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है, बयानबाजी है, वो भी शिखर पर है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी चुटकी ले गए हैं कि हुड्डा जब रिटायर हो जाएंगे तब हो सकता है शायद विपक्ष मजबूत हो जाए या कांग्रेस का कोई भला हो जाए, छोटे चुनाव में या फिर बड़े चुनाव में। उधर वीरेंद्र सिंह की ओर से भी कहा गया है कि भूपेंद्र हुड्डा को अब रिटायर हो जाना चाहिए। भले ही वो कहते रहे ना मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ, लेकिन अब हो जाना चाहिए, उनकी उम्र हो चुकी है। ठीक ऐसे ही बात मनोहर लाल की ओर से कही गई है कि जब भूपेंद्र हुड्डा रिटायर हो जाएंगे तभी शायद भला हो सकता है। एक और ये बयानबाजी जारी है। दूसरी ओर सद्भाव यात्रा को लेकर कांग्रेस के भीतर का जो घमासान है वो भी खुलकर सामने आ रहा है। भूपेंद्र हुड्डा गुरुग्राम गए थे, राहुल गांधी आए थे, और ये भी सही बात है कि वो यात्रा में एक कदम भी नहीं चले, यात्रा में नहीं चले, मंच पर पहुंचे थे। और जब उनकी मीडिया जब उनसे बातचीत कर रहा था, सवाल पूछ रहा था, तब भी कहा गया कि आपने मुझे कब यात्रा में चलते हुए देखा? वो कांग्रेस की ऑफिशियल यात्रा है ही नहीं और ना ही मैं यात्रा में शामिल हुआ। एक बार फिर से सद्भाव यात्रा को लेकर सवाल उठा दिए गए। तो कांग्रेस के भीतर आपसी खींचतान, आपसी बयानबाजियां। उधर मनोहर लाल की ओर से भी कहा गया है कि भूपेंद्र हुड्डा जब तक रिटायर नहीं हो जाते तब तक कांग्रेस का भला नहीं हो सकता है। नई पीढ़ी, नए लोग आए तब शायद हो सकता है कि हमें विपक्ष मजबूत मिले। चलिए, चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। राजकुमार कटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। सुरेश रोड कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इनेलो से प्रवक्ता रजत पंजेटा जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत रोड साहब आपसे करेंगे। एक और आप लोगों की बयानबाजियां जारी हैं, सद्भाव यात्रा को लेकर भी लगातार सवाल अब भी उठ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी भी यात्रा में आए थे। अब भी हुड्डा साहब कह रहे हैं कि ऑफिशियल यात्रा नहीं है। दूसरी ओर मनोहर लाल भी ये कह रहे हैं जब तक हुड्डा साहब के तब तो कांग्रेस का भला संभव नहीं है, रिटायर हो जाना चाहिए भूपेंद्र हुड्डा को। ज्योति जी, मनोहर लाल खट्टर जी 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री संपूर्ण नहीं कर पाए, लेकिन वो हरियाणा में तो जैसे कहते हैं कि एक आम आदमी भी राजनीतिज्ञ है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राजनीति अगर कहीं है तो हरियाणा में है। तो मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहते हुए इतने राजनीतिज्ञ हो गए हैं कि वो हमारे नेताओं को निशाना बनाकर नरेंद्र मोदी जी को नसीहत दे रहे हैं। ये लगने लगा है कि कहीं उनको ये तो नहीं लगने में आभास हो गया खट्टर साहब को कि इकट्ठे रहते थे, बाल सखा थे, कि मोदी जी जब पीएम बन सकते हैं तो खट्टर साहब क्यों नहीं बन सकते। और मोदी जी को वो याद करा रहे हैं 75 साल की बात तो मोदी जी ने बोली थी। रही बात हमारे नेताओं के ऊपर इस टिप्पणी का कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या जवाब है वो मैं बताता हूँ। ये तो एक व्यंग मैंने प्रकट किया अपनी तरफ से, और व्यंग भी तब प्रकट किया जब मुझे यह लगा कि ये खट्टर साहब ने मोदी जी पे व्यंग किया। अब मैं वो बात बताता हूं कि रिटायरमेंट के विषय में हमारा जवाब क्या है। कांग्रेस पार्टी का तो ये जवाब है और हमारा ये मानना है, और आप भी इससे सहमत होंगे, मेरे साथी भी सहमत होंगे। लोकतंत्र में, भारत गणराज्य में जनता जनार्दन तय करती है कि कौन किस आयु में रिटायरमेंट होगा। भरी जवानी में जनता जमानत जब्त करके कई लोगों को, बड़ी बड़ी पार्टी के नेताओं को घर भेज देती, और वो जिंदगी में दोबारा इलेक्शन लड़ने का या राजनीति करने का मन में विचार भी नहीं लेके आते। और जिसके ऊपर जनता की मेहरबानी है, जो जनता के हित में जो काम करते हैं, उसको बुढ़ापे में भी वो जिंदा रखते हैं। तो हमारे कितने वयोवृद्ध नेता हैं जो एक उम्र के अंतिम पड़ाव में भी लोगों के बीच में लोकप्रियता रखते हैं, और यही पैमाना है लोकतंत्र का। तो खट्टर साहब को हम ये कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आपने नहीं बताना खट्टर साहब, ये हरियाणा की जनता, ये देश की जनता तय करेगी कौन कब। और ये फार्मूला जो सभी पार्टी के तमाम नेताओं पे लागू होता है।
पार्टी रोड संगठनात्मक दृष्टि से कोई एक एज की लिमिट रखे, वो उस सुरेश पार्टी जी, के सुरेश जी, ये निकाय चुनाव के परिणाम को लेकर बात कर रहे थे मनोहर लाल जी हाँ, कि हुड्डा साहब की अगुवाई में तो लगातार हार रहे हैं और पीएम मोदी की अगुवाई में तो सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी का। इसमें कोई डाउट है क्या? लगातार बीजेपी जीत रही है, ज्यादातर राज्यों में लोग जीत रहे हैं, तो जीत हार के हिसाब से कह रहे थे कि हुड्डा साहब अगर रिटायरमेंट ले लें तो हो सकता है नए लोग या नई पीढ़ी जो आई वो कांग्रेस को मजबूत करें। अभी तो कांग्रेस का भला संभव नहीं है, उसमें केवल एज वाली बात या उम्र वाली बात नहीं है। देखिए, जो मैंने कहा कि उनका निशाना कहीं ना कहीं मोदी जी हैं, क्योंकि दिल्ली में जाकर नजदीक में जब बैठता आदमी तो मन में विचार आता है। तो क्योंकि सत्ता ऐसी चीज है जो एक बार किसी को मुंह लग जाती है तो वो सोचता है कि मैं इसके सर्वोच्च स्थान तक क्यों ना पहुंचूं, और वो नजदीक भी हैं प्रधानमंत्री के। इस बात को स्वीकार करने में कांग्रेस पार्टी को भी कोई परहेज नहीं है कि आज प्रधानमंत्री के सबसे नजदीक अगर कोई नेता बीजेपी में है तो वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो वो जरूर सोचते होंगे, उन्होंने ये नसीहत यानी नरेंद्र मोदी जी को दी। दूसरी बात, आपने सद्भाव यात्रा को लेकर जो मेरे से सवाल किया, हमारी पार्टी ये शुरू से कहती आई कि तमाम नेता अपने अपने तरीके से जन जागरण अभियान, यात्रा, जुलूस, रैली, धरने, विपक्ष के तौर पे जो हमारे कर्तव्य में आते हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हुड्डा साहब से जब पूछा गया था राहुल गांधी जी के यात्रा में गुड़गांव में शामिल होने से पहले, तो उन्होंने कहा था कि अगर राहुल गांधी जी आएंगे तो हम जाएंगे। यात्रा उनकी व्यक्तिगत यात्रा है विजेंद्र सिंह जी की, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। उस बात को बल्कि कई जगह तो ये हुआ कि हम क्यों जाएंगे राहुल गांधी जी के प्रोग्राम में। हुड्डा साहब ने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था जब पत्रकार साथी ने पूछा कि अगर राहुल गांधी जी यात्रा में शामिल होंगे तो उन्होंने कहा कि उस रैली में भी जाएंगे, उस मीटिंग में भी जाएंगे, और हमारे पास जब राहुल गांधी जी का आने का कार्यक्रम बनेगा संदेश आएगा। संदेश आया, हुड्डा साहब, हमारे राव नरेंद्र जी, तमाम हरियाणा के नेता वहां पर मौजूद रहे। तो ये पार्टी का एक सर्वमान्य फैसला है कि जब हमारा कोई बड़ा नेता आता है वहां पर पहुंचते हैं, और नहीं तो अपने अपने तरीके से हर लोग अपना काम कर रहे हैं। तो पार्टी ने अलग अलग चलिए मैं बीजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। कटारिया जी, मनोहर लाल जो कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा को लेकर, ठीक ऐसा ही कल मैंने इंटरव्यू किया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का, अगले 2 से 3 दिन में हम उसे ऑन एयर करेंगे। वो भी कह रहे हैं कि अब तो रिटायर हो जाना चाहिए भूपेंद्र हुड्डा को, एक्टिव पॉलिटिक्स से कम चुनाव लड़ने वाली राजनीति से अब संन्यास लेना चाहिए ताकि नए लोग सामने आ सके। ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी मैं बीजेपी से प्रश्न कर रही हूँ, मैंने आपको काफी टाइम दिया बोलने के लिए। अब कटारिया साहब आप बोलिए। जी 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 नमस्कार ज्योति जी, नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैंने बड़ी गंभीरता से सुरेश जी के वक्तव्य को सुना, और आपने जो सबसे पहले हमारे खट्टर साहब का बयान सुनवाया, और फिर उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बारे में भी आपने बताया कि उन्होंने भी बयान दिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि उम्र तो कहीं ना कहीं राजनीति में होती है, एक्टिव राजनीति की, और वो ठीक है कि कई लोगों को मैंडेट अगर लगातार मिलता जाता है तो ऊर्जा और ज्यादा होती है, और वो लगातार लंबे समय तक भी सक्रिय रहते हैं। चौधरी देवीलाल जी का उदाहरण है, बड़े लंबे समय तक वो सक्रिय रहे, और भी देश में बहुत सारे, ज्योति बसु रहे और रहे। लेकिन बात वो नहीं है, जिस बात की तरफ इशारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो किया है, वो सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक बात है कि जब लगातार 2014 से हर चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त मिल रही है, और लगातार नेतृत्व किनका है उन चुनाव में, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव। 2014 का चुनाव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा गया, 2019 का भी लड़ा गया, 2024 का भी लड़ा गया। 3 चुनाव जब कोई लगातार हारता, और यहां तक कि स्थानीय निकाय चुनाव भी लगातार हारे जाते हैं, तो जाहिर है कि कोई भी ये कहेगा कि अब कितनी हार और देखने के बाद आप घर बैठोगे। वो उनकी मर्जी है। देखिए, पार्टी इनकी है, अब पार्टी लगातार उनको नेतृत्व देते रहे, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी तरीके से जीत लगातार करती रहे। हमें तो फायदा है कि जिस नेतृत्व को हरियाणा की जनता ने कितनी बार नकार दिया, और कांग्रेस पार्टी लगातार उसी नेतृत्व
के अनुसार जो है चुनाव लड़ेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कोई एक चेहरे की बात नहीं है। बात यह है कि जो 2004 से 14 के बीच में जिस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना शासन चलाया, वो सिवाय जातिवाद के, सिवाय भाई भतीजावाद के, सिवाय खर्ची और पर्ची के और कोई उनका क्राइटेरिया नहीं था सत्ता चलाने का। उन्होंने अपने अपनों को मलाई चटाई है और उसी मलाई के चलते ये उनको जो है याद आता रहता है कि सत्ता किसी तरीके से दोबारा आ जाए और अपने लोगों को दोबारा से वो माल चटाने का काम करे। इसी वजह से वो सत्ता से चिपके हुए हैं, सत्ता की जो मोह है उससे चिपके हुए हैं। लेकिन जो आपने कहा कि तय करेगी जनता जनार्दन, जनता जनार्दन ही तय करती है लोकतंत्र में, और जनता जनार्दन ने तो कई इलेक्शन में तय कर दिया है कि भूपेंद्र हुड्डा को नकारा है, स्पष्ट तौर से हर चुनाव में नकारा है। तो जनता जनार्दन तो अपना काम कर रही है, लेकिन पार्टी नेतृत्व को तय करना है, कांग्रेस के नेतृत्व को तय करना है कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अगर आगे भी इनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक नेक सलाह दी गई है कि आप अगर इज्जत से, क्योंकि देखिए इसमें तो ऐसा नहीं है कि उनके घर से कोई है नहीं, उनके घर से दीपेंद्र हुड्डा जी कितनी बार सांसद बन चुके हैं और लगातार जो है वो अभी भी सांसद है, तो वो उनके घर से कोई अभी भी राजनीतिक जीवन में है, तो बुजुर्ग के नाते वो कहा जा सकता है कि भाई ठीक है अब उनको करने दो। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने जिस तरीके से पिछले दिनों कहा कि मैं इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स से संन्यास लेता हूं, मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, और उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अपने बेटे को लड़वाऊंगा, तो वो कह चुके हैं। तो नेक सलाह है, और वो तो वैसे भी चौधरी वीरेंद्र सिंह और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो वैसे भी उनका भाई भाई है, और वो परिवार में एक सलाह दे रहे हैं, तो वो माने ना माने वो उनकी मर्जी है, हमें उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो उल्टा फायदा है कि जितना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे रखेंगे लगातार वही रिजल्ट आएगा जो 2014 से अब तक आ रहा है। फायदा रास नहीं आ रहा है क्या? अच्छा नहीं लग रहा है फायदा? हमें तो फायदा रास आ रहा है, लेकिन उन्होंने चौधरी हमारे जो मनोहर लाल खट्टर जी ने जो कहा, वो यही कहा कि भाई लगातार आप हार रहे हो और उम्र भी हो गई है, इससे अच्छा कि आप रेस्ट करके और नए नेतृत्व को आने दो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी इनकी पार्टी है, इनका दल है, वो अपने तरीके से चलाए, हमें उस बात में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव के रिजल्ट पे किसी पत्रकार ने कोई क्वेश्चन पूछा और उन्होंने कहा कि भाई क्या सलाह देना चाहेंगे, उन्होंने अपनी सलाह दे दी है, और नेक सलाह है, अगर माने मान जाए, ना मानेंगे तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं। पंडिता जी, आप लोग तो भूपेंद्र हुड्डा को लगातार बीजेपी की बी टीम, बीजेपी का गुड्डा, बीजेपी का एजेंट, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कांग्रेस में खुद भी गुटबाजी या बयानबाजी चलती रहती है, वो भी नया नहीं है। अब मनोहर लाल भी कह रहे हैं कि अब तो हुड्डा साहब को रिटायर हो ही जाना चाहिए, तब शायद हो सकता है कुछ भला कांग्रेस का हो पाए या मजबूत विपक्ष मिल पाए। ज्योति जी, वैसे तो इनका आंतरिक मामला है, आंतरिक मामला है, लेकिन सुरेश रोड जी की एक बात जो उन्होंने बोली उसको आगे जरूर बढ़ाऊंगा कि ये सत्ता का खून एक बारी मुंह पे लग जाता है तो उसके बाद अपनी कही हुई बातों के ऊपर भी इंसान टिकता रहे। हाँ, भाजपा को तो इससे फायदा ही है, बिल्कुल ये बात भी मैं कहूंगा, लेकिन आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी की मौजूदगी में ये कहा गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, मुझे फ्री हैंड दे दीजिए, ये मेरा आखिरी इलेक्शन है। मैं जिस इंटरव्यू का हवाला दे रही हूँ पंडिता जी, कल वाला जो इंटरव्यू हमारा, उसमें वीरेंद्र सिंह ने भी कहा कि हुड्डा साहब तो इस बार आखिरी इलेक्शन अपना बता चुके थे, तो कायदे से उन्हें रिटायर हो ही जाना चाहिए। देखिए ऑन एयर नहीं हुआ वो, और ये देखिए क्या संयोग है कि वही बात मैंने पकड़ी उनकी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने तब ये उदाहरण दिया था सबके बीच में कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के, वो भी इसी तरीके की बातें किया करते थे, तो पलट के उनका कटाक्ष ये था, मुझे अभी भी वो वाकया याद है। तो जो व्यक्ति अपनी जुबान पे भी नहीं टिकता, हाँ मैं कहता हूँ आपको निश्चित तौर पे अब तक वो रिटायरमेंट ले चुके होते। अगर भाजपा को सत्ता में काबिज करने की तीसरी बारी इनकी जल्दी ना होती और खुद ये अगर मुख्यमंत्री बन जाते, तो सिर्फ यही होता है कि रिटायर होके अपने बेटे को, पुत्र मुंह में जो बापू बेटा कहते हैं, उनको मुख्यमंत्री के पद पे बिठाकर किसी तरीके से, जैसे भजन लाल जी को चुना गया था,
अपने बेटे को बना के फिर रिटायर हो जाते हैं। सिर्फ लालच है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, देश प्रदेश से कुछ नहीं, सिर्फ परिवार से अपने पुत्र को वहां बिठा दे। हाँ, 2005 से मैंने वो इसलिए जिक्र किया कि तब मैंडेट भजन लाल जी को दिया गया था, लेकिन 2009 का जो सीएम होते हुए जो चुनाव लड़ा गया तो ही वॉज शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी, और कुलदीप बिश्नोई जी की हजका के पार्टी के तब कुलदीप शर्मा जी ने उसके ऊपर फैसला भी नहीं दिया और हजका के लेके इंडिपेंडेंट लेके उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन जब 2014 का चुनाव आया और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, ये बार ये वर्ड्स मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि आगे ये जुड़ेंगे ये सारे वर्ड्स। तब 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल से विधानसभा में लगभग 4.5 लाख वोट कम थे कांग्रेस के। 2019 में मरी हुई कांग्रेस, मरी हुई कांग्रेस जो है वो इन जजपा वालों ने, दुष्यंत ने आईएनएलडी तोड़ी, उसकी वजह से, केवल उसकी वजह से कांग्रेस जिंदा हुई, वरना मरी पड़ी थी कांग्रेस, बुरा हाल था। 2024 का जब तक चुनाव आता है, 2024 का चुनाव आप देखिए किस तरीके से, जो हमने 16 अगस्त 2014 को ऑनरेबल गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी को एक चार्जशीट दी थी विद प्रूफ्स, सारे सबूत थे उसमें, अखबार की कटिंग वगैरह सब कुछ था उसके अंदर, वो उसको इस्तेमाल कर करके किस तरीके से, अभी भी आपको पता है वो एजेल वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने वो चैलेंज कर दिया है, और भी जो मामले चल रहे हैं इनके जो चार्जशीट के अंदर थे, कईयों पे जमानत में, और इन मामलों की वजह से, इनके दबाव की वजह से जो तीसरी बारी जो है वो भाजपा को सत्ता में इन्होंने काबिज करने का काम किया। इसलिए मैंने कहा था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, जो मैंने वर्ड यूज किया, कांग्रेस हमसे 4.5 लाख वोट कम थी, तो 10 साल बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, तब कांग्रेस की जब पूरी वेव थी, 100% कांग्रेस आनी थी, दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो कांग्रेस को, क्योंकि एंटी पार्टी वोट था कांग्रेस का भी, इसमें मैं कोई नहीं कहता, बहुत इन फाइटिंग रही है, केवल और केवल फिर भी अपने पैरेलल कैंडिडेट खड़े किए, बड़ी अच्छी वोट वो लेकर गए, उनको फंडिंग भी की गई, अपने जैसे चौधरी बीरेंद्र सिंह के पुत्र ब्रजेंद्र सिंह है, उनको भी इसी तरीके से हरवाया गया। खट्टर जी, अभी मैं सुन रहा था, अभी ये कह रहे थे कि सबसे ज्यादा मोदी जी के करीब खट्टर जी हैं। खट्टर जी से पहले मैं कहूंगा सबसे ज्यादा मोदी जी के करीब खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अच्छा। ये अंदर की जो गलियारों में है, ये खूब, ये नहीं इसलिए कह रहा कि 10 साल इकट्ठे मुख्यमंत्री रहे, साथ थे, ये था वो नहीं, वैसे भी G23 के कोई वजह है, वो अंदरूनी क्या वजह है वो इनको पता होगी। वैसे भी मोदी जी बड़ा प्यार दिखाते हैं, कभी 100 नेता बड़े सीनियर खड़े होंगे, उनमें अलग से पुकारा जाता है उनको, हुड्डा जी को भी न्योता भी दिया जाता है, मिलने के लिए भी बुलाया जाता है, ना केवल उनको, और उनके पुत्र को भी साथ साथ बुलाया जाता है। 22 साल से ये व्यक्ति जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये कांग्रेस के ऊपर डेरा जमाए हुए हैं, अपना जिसे कहते हैं पकड़ जमाए हुए हैं, किसी को आगे नहीं आने दे रहे। किस तरह एक के बाद एक इलेक्शन कांग्रेस हारती रही है। हाल ही में राज्यसभा का चुनाव आपको पता है 9 खिसक गए, जबकि कह रहे थे हमारे तो कम से कम 40 आएंगे। किस तरीके से हुड्डा जी की लीडरशिप के होते हुए, यहाँ हुड्डा जी वहां उनके पुत्र, और फिर भी 9 एमएलए खिसक गए। और इससे पहले का जो इतिहास रहा है राज्यसभा का, वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं, किस तरीके से केवल इनके जब अपने पुत्र का भेजना होता है राज्यसभा में, तब वोटिंग भी नहीं कराई जाती, आपस में सेटिंग करके चलो निर्विरोध चुन लिए गए जी, बात खत्म। क्योंकि जब वोटिंग कराई जाती तो वहां भी शैलजा जी का नाम था आगे, किस तरीके से वह नाराजगी किस तरह दबाई जाए, अजय माकन को हराया, रणदीप सुरजेवाला का कांटा निकाला, और ये इलेक्शन भी अगर हम एक्सचेंज ना करते, ये इलेक्शन भी जो है 100% वो 9 की जो फिगर बार बार आ रही थी वो भी सुनिश्चित कर ली गई थी। तो देखिए खट्टर जी को तो, बीजेपी को तो फायदा है हुड्डा साहब के होने से। लेकिन मैंने एक चैनल और पे एक बात कही थी, आज भी मैं आपको ये कह रहा हूं, हो सकता है आप बड़ी प्री मेच्योर लगे किसी को, और आप बातें याद भी रखती हैं। अगला चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लीडरशिप में, नेतृत्व के अंडर, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस लड़ेगी। ये मेरा अपना, ये मेरी अपनी वो है, और कहते हैं कि भाई आपके सामने भी चीजें आएंगी, घटित होती हैं वो। और जहां तक ये बात इन्होंने कही है, जैसा एक मजबूत विपक्ष को लेकर बात कही गई है, खट्टर जी ने सिर्फ कहा है कि भी लोकतंत्र है, मजबूत होना चाहिए, और जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है, ग्राफ नहीं गिर रहा बल्कि जो पार्षद जीते भी थे
पिछली दफा इनके, वो भी हारे हैं। अंबाला में वरुण मुलाना है, निर्मल सिंह है, चंद्रमोहन है, जहां जहां इलेक्शन है, आपके आपके सोनीपत के आपके एमपी हैं, तो वहां वहां पे आपको अगर आपकी पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही है आपकी लीडरशिप के नीचे, तो आपको समझने की जरूरत है। और एक बात और यहाँ पर आपने की, वो थी सद्भाव यात्रा के बारे में। जब हुड्डा जी से पूछा गया कि अगर राहुल जी आएंगे तो आप वहां जाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊंगा। बात ये नहीं कि शामिल होंगे, पैदल चलेंगे, मैं क्यों जाऊंगा। और जब ये बातें हमने उठाई कि थूक के चाटने वाली बात होगी, तो मैं आज आपको सिर्फ एक बात बताता हूं, और वो आपको भी पता है कि सच्चाई क्या थी। उस मंच का इस्तेमाल सिर्फ एक चीज की वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए, वहां भी राजनीति खेलने गए। चढ़ते ही मंच के ऊपर किस तरीके से चौधरी बीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह को छोटा दिखाया जाए, इसीलिए उन्होंने ये कह दिया, बल्कि गर्मजोशी में कह गए, वहां पे किसान भी नाराज हो गए, कि 3 काले कानून आपने वापस करवाए। और जबकि 750 किसानों की शहादत को उन्होंने बिल्कुल साइड पे कर दिया। वो इसीलिए बोला गया था क्योंकि जब ये 3 काले कानून आए, तब चौधरी बीरेंद्र सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह, उनके पुत्र भाजपा में शामिल थे। इन काले कानूनों के समर्थन में उन्होंने एक ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी। आपको याद होगा, सर छोटूराम जयंती थी, और किसानों के विरोध के चलते वो प्रोग्राम इनको कैंसिल करना पड़ा था, कि होने नहीं दिया था किसानों ने वो प्रोग्राम। और किसानों के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी थी। हुड्डा साहब ने कटाक्ष के लिए इस मंच को चुना, जानबूझकर केवल एक बात, जहां कोई लेना देना नहीं था राहुल गांधी का, कोई राहुल गांधी ने कानून, एक बंदे ने, एक इनके किसी एमएलए ने त्याग पत्र नहीं दिया, एमएलए छोड़िए किसी पंच सरपंच ने नहीं दिया, वहां पर जाके ऐसी बात बोलनी ताकि उनको किसी तरीके से छोटा और नीचा दिखाया जा याद सके। दिलाने वाली बात हो सकती है ना, बस याद दिलाने के लिए, और कुछ नहीं। वो इसी और हुड्डा साहब ने ये कहा था मैं क्यों जाऊंगा, तो आप वहां गए क्यों? क्या अगर आपने कोई आप एक बात बोलते हो तो उस पर टिका करो। वो दो चंक वायरल हुए थे, शायद एक ही पीसी के थे, वो एक ही प्रेस वार्ता के। एक में उन्होंने कहा कि ऑफिशियल यात्रा नहीं, यात्रा में नहीं जाएंगे, राहुल आएंगे, कार्यक्रम आएगा तब वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो एक ही प्रेस वार्ता के 2 चंक थे, एक ही प्रेस वार्ता की थी। लेकिन उनका जो भाव था, जो चीज वायरल हुई, आपको भी पता है कि अगर वो ये ना बोलते, अगर ये एक ही बात बोल देते, चलो राहुल आएंगे, मैं तो जाऊंगा, मैं जा सकता हूं, मेरे जाने की संभावना है, ये क्यों बोला कि मैं क्यों जाऊंगा? जब एक पत्रकार ने सीधा सवाल पूछा, ऐसे तो 100 चीजों को, और हुड्डा साहब आपको पता है, आपने भी उनका इंटरव्यू किया हुआ है, हुड्डा साहब अगर गलत भी बोल रहे हैं, उनसे आप काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। वो किसी तरह बात को घुमा फिरा के बस आगे की बात करो और ये करो, तू भी चला जा, तेरी भी रैली तू भी कर ले, तू भी यात्रा कर ले। नहीं, वो बहुत सी बातों पे कह देंगे हाइपोथेटिकल है, मैं पर्सनल नहीं कमेंट करता हूं। वो कभी नहीं, आप उनसे, आप किसी भी नेता से, कोई भी जुझारू नेता होगा, सूझबूझ वाला, पत्रकार बंधु साथी बहुत काउंटर क्वेश्चन करते हैं। पीसी में आप देख लीजिए, अभय सिंह चौटाला जी के पीसी को कभी देखिए, एक के बाद एक काउंटर क्वेश्चन आता है और उनके जवाब दिए जाते हैं बाकायदा। थोड़ी नोकझोंक तो हो जाती है, अभय जी से भी हो जाती है, ऐसा नहीं, हुड्डा साहब से भी। पत्रकारों का तो चलता रहता है, किसे अच्छे लगते हैं पत्रकार? नहीं, उन्होंने ये बात पे क्यों बात बोली, अड़े क्यों इस बात पे कि मैं क्यों जाऊंगा? आप क्यों गए फिर? हाँ, शुरुआत में ये कहा, प्लस अब भी तो कह रहे हैं कि मैं तो यात्रा में नहीं चला, और फैक्ट है कि एक कदम भी नहीं चले, हुड्डा साहब एक कदम भी नहीं चले, उनकी जिद लगा लीजिए, या उनको नहीं जरूरी लग रहा था। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि हरियाणा कांग्रेस का जो सोशल मीडिया पेज है, उस पर तो यात्रा को लेकर बैनर्स, फोटो, पोस्टर शेयर किए जा रहे हैं। उसमें तमाम कांग्रेस नेताओं की फोटो है, उनमें राहुल के आने के बाद। हाँ, आपने देखिए, था तो सद्भाव यात्रा का ही फंक्शन, वो थी भी सद्भाव यात्रा, वो सद्भाव यात्रा में शामिल होना ही माना जाएगा। लेकिन आपने क्या उस दिन का राहुल गांधी का जो इंस्टाग्राम हैंडल है और सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं, उनका पोस्ट आपने सद्भाव यात्रा के रिलेशन में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। 2 लाइन है, ज्यादा लंबी नहीं है, 2 लाइनों के पोस्ट है, दोबारा चाहे उसको अभी देख लेना, वो अभी भी मौजूद है वहां पर। वो भी एक इशारा है सीधा सीधा। ठीक है, कांग्रेस में भी बहुत कुछ होना बाकी है। चलो, सुजाव है, खट्टर जी ने कोई गलत सुझाव नहीं दिया, लेकिन भाजपा को तो इसमें फायदा ही फायदा हुड्डा के होते हैं। भाजपा को तो फायदा है। कटारिया जी भी कह रहे थे, रोड साहब, काफी कुछ कह दिया गया आपके नेता के लिए, हुड्डा साहब के लिए। और ये तो देखिए एक तथ्य है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जब भजन लाल की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, 67 आए थे, फिर 40 हो गए अगली बार,
फिर 15 हो जाते हैं, फिर 31-32 हो जाते हैं, और अब तो ये लग रहा था पता नहीं कितना प्रचंड बहुमत आप लोगों को मिलने जा रहा है, इस बार भी नहीं जीत पाए। तो 3 बार से लगातार हुड्डा साहब की अगुवाई में ना जीत पाना, छोटे इलेक्शन भी ना जीत पाना जिसमें निकाय की हम बात कर रहे हैं, या पंजेटा जी जो राज्यसभा वाला जिक्र कर रहे थे इस बार का, 9 विधायक इधर उधर हो जाते हैं, तो ये उनकी लीडरशिप पर सवाल तो हैं। ये पार्टी के भीतर के लोग भी बार बार उठा देते हैं, अब बाहर वाले बीजेपी वाले भी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हो रहा है। एक और जोड़ लीजिए ज्योति जी, साहब सॉरी, मैं एक और जोड़ लीजिए, हाल ही में जो सांपला में भाजपा जीती है वो भी जोड़ लीजिए इस इलेक्शनों में। बड़ी उनका गढ़ है, वो लगातार एमएलए चुने गए हैं वहां से। वो प्रवीण कोच कभी उन्हीं के करीब ही रहे, उनकी नाक के नीचे उनके गढ़ में जीत जाते हैं, वहां भी सेंध मारी हो गई। अंकित जो लड़का है वो कांग्रेस का ही सपोर्टेड है, जो सेकंड नंबर पे। नहीं, प्रवीण कोच जो जीते हैं वो भी कभी कांग्रेस में ही होते थे, 16 अप्रैल को भी बीजेपी में शामिल हुए, वो जीत जाते हैं बीजेपी में जाकर। तो ये तो बड़ा झटका तो है अगर इसे समझा जाए छोटे चुनाव पे। बोलिए रोड साहब। जी ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी की तरफ से कहा गया क्षेत्रवाद का और जाति पाति विशेष का आरोप जो लगाया गया चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो हमारे नेता प्रतिपक्ष थे। पहले तो मैं ये क्लियर करता हूं, एक तीसरी बात ये भी कही गई कि खर्ची और पर्ची। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, पूरे हरियाणा का बराबर विकास हुआ। मैं कैथल जिले से संबंध रखता हूँ। कैथल को खैतल बोलते थे पहले, सुरजेवाला जी मंत्री थे, उनका भी अहम योगदान है। और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की सरकार में। कैथल हमने कुरुक्षेत्र और करनाल की तर्ज पर विकसित किया। आज तक भी मध्य मार्ग है हिंदुस्तान मैं एक का। छोटी सी बात आपकी मंजूरी से एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगी। जी जी जी। किरण चौधरी मंत्री थी, उनको लगता था भिवानी का विकास नहीं हो पा रहा। अजय यादव को रेवाड़ी का लगता था, राव साहब को लगता था गुड़गांव का या इस एरिया का विकास नहीं हो पा रहा है, बीरेंद्र सिंह को लगता था जींद का विकास नहीं हो रहा है। तमाम जो बड़ी नेता, केवल बड़ी नेता नहीं, जो मंत्री होते थे उनको लगता था कि उनके इलाकों से भेदभाव हो रहा है। आप कह रहे हैं सभी का समान विकास करवाया। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये भी जो कुमारी सैलजा को लगता था नॉर्थ हरियाणा का विकास नहीं हुआ उन 10 सालों में। आपने राव साहब का जिक्र किया, किरण चौधरी जी का जिक्र किया, वो तो हमारी पार्टी में नहीं है। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला तो कैथल से हैं, कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं। कैथल में आके कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो ये कहता है जी विकास तो कैथल में हुआ। मैं ये चुनौती देके कहता हूँ, वो अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। और मैं बताने लगा था सुरेश जी, उस समय किरण जी और वो सब मैंने मंत्री कहा था, तभी मैंने कहा कि हुड्डा सरकार में मंत्री होते थे लोग, तब अपने इलाके की बात उठाते थे। मैं तो अपनी ही पार्टी का उदाहरण देके कहता हूँ, आप दोनों का और ज्योति जी का सम्मान करते हुए, इससे ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। मैंने तो कैथल को कुरुक्षेत्र से कंपेयर कर दिया। कुरुक्षेत्र आधे हिंदुस्तान का निकलने का मध्य मार्ग है। आज तक भी कुरुक्षेत्र में हम ढंग का बस स्टैंड नहीं बना पाए। पीपली बस स्टैंड की हालात सभी साथी जानते हैं, चाहे सरकारी इनेलो की रही हो, भाजपा इनेलो की, और हमारी भी रही है। और मैंने अपनी पार्टी के सरकार के दौरान कई कार्यक्रमों में इस ओर ध्यान आकर्षित किया। पुंडरी में एक जनसभा थी, मैंने नवीन जिंदल जी सांसद थे कुरुक्षेत्र के, मैंने तब भी कहा कि एक चुनावी भाषण में कि ये देखिए रणदीप सुरजेवाला जी ने, सरकार तो कांग्रेस की पूरे हरियाणा में है, नवीन जी का कैथल में ज्यादा होल्ड था, सॉरी कुरुक्षेत्र में, और सुरजेवाला जी कैथल के नेता थे। मैंने कहा ये आपके विधायक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप विकास करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। सरकार वही तो मनमोहन सिंह जी की दिल्ली में है, वही चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की हरियाणा में है। कुरुक्षेत्र में हम मध्य मार्ग के ऊपर भी एक ढंग का बस स्टैंड तक नहीं बना पाए, और कैथल में हमने इतने पिछड़े इलाके को इतना बढ़िया बस स्टैंड दिया है, वहां पर ग्रेनाइट लगी हुई है पूरे उसमें। तो ऐसा बस स्टैंड आपको अंबाला में नहीं मिलेगा। नीलवीर जी का जो बड़ी बड़ी बात करते हैं ट्विटर के ऊपर, सबसे ज्यादा गंदगी अंबाला कैंट में है, बात करते हैं बड़ी बड़ी। तो कैथल का विकास इसका उदाहरण है। ये तो आपने खुद ही स्वीकार कर लिया है चैनल पे कि आपकी जो सरकार थी, आपकी सरकार जो है वो सबको एक नजर से नहीं देखती थी। आपने खुद स्वीकारा है। पंजेटा जी, मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। मतलब ये बिल्कुल जो है आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी सरकार बायस होकर काम करती थी, और जो है आप क्षेत्रवाद में पूरा विश्वास रखते थे।
मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी। आपका कोई सवाल होगा कटारिया जी, फिर बताना। मैंने तो ये कहा कि ये आरोप निराधार है। अगर हमारे यहाँ पर भेदभाव होता तो कैथल विकसित नहीं होता। सबसे बड़ी मिसाल तो अविकसित क्षेत्र को, पिछड़े क्षेत्र को विकसित करने की है। वहां तो मैंने तो ये कहा कि अगर आपका किसी आएंगे पंडित जी। किरण चौधरी जी की बात के ऊपर मैंने कहा, राव साहब की बात पे कहा कि अगर राव साहब ने लेटर लिखा था उस समय प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह जी को, कि जो ये मानेसर एरिया में जमीन एक्वायर की है HSIDC ने, इसको वापस करो, किसानों को कर दो ना विकास। जो लोग यहाँ पर विकास नहीं चाहते थे वो अपने आप पार्टी छोड़ के चलते रहे बार बार। कैथल का उदाहरण इसलिए दिया कि कोई भेदभाव नहीं था। अगर भेदभाव होता, रणदीप सुरजेवाला जी तो मुख्यमंत्री के, भावी मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को चुनौती देते हैं। सारा मीडिया ये बात बोलता है कि चलिए रोड साहब, ये अब तो मुख्यमंत्री कैथल पे का- कितना फोकस रहे, ये तो पूरा हरियाणा ये देखता है कि आप रोहतक झज्जर से जब निकलते थे दूसरे जिलों के लिए, सड़कों की हालत क्या हो जाती थी? ज्योति जी, मैं दूसरी बात सड़कें बता देती थी, गाड़ियां बता देती थी, आप रोहतक झज्जर से निकल चुके हैं। ये लोग मानते हैं, आम धारणा ही है, मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। खर्ची पर्ची की बात हरियाणा में कभी भी HPSC का सेक्रेटरी व्हाट्सएप चैट के जरिए या नोटों की भरी अटैची के जरिए पंचकुला के अपने कार्यालय में नहीं पकड़ा गया, या तो कभी बंगारू लक्ष्मण जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैमरे के ऊपर पैसे लेते हुए देखा गया था, या उसी कैमरे में फिर हमारे HPSC के चेयरमैन को देखा गया या सेक्रेटरी को देखा गया। अभी तो ये आयात करके बाहर के चेयरमैन को ले आए हैं। तो यानी भारतीय जनता पार्टी की ये कलाकारी है और इस काम में ये निपुण भी हैं, ये मुद्दे से ध्यान भटकाने में माहिर है। मनोहर लाल जी का भी ये जो आज का बयान आपने बताया जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, ये भी एक ऐसा ही है। इसकी भी पृष्ठभूमि यही मिलेगी कि हुड्डा साहब के रहते कांग्रेस नहीं आगे बढ़ सकती। इनको आप जिससे बताइए ना, बढ़ चुनौती सकती होती है क्या है रोड उसको साहब? ये ओके ठीक कमजोर है, दिखाने की मनोहर कोशिश लाल का करते हैं। बयान छोड़ दीजिए, आप बताइए बढ़ सकती है? मैं तो मनोहर लाल 67 जी से की 40, 40 से 15, 15 से शायद 31 से 32 जो भी थे, फिर आप लोग 37 पर आए हैं। 3 बार से तो लगातार हार रहे हैं, 3 बार से तो लगातार हार रहे हैं। मैं ज्योति जी बता रहा हूँ तो आप बता दीजिए ना, फिर कब जीत हासिल होगी और किस तरह का मंथन आप लोग करते हैं? कोई हाईकमान कुछ सोचता विचारता है? मैं बताता हूँ। अभी हमने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सारे सस्ते हथकंडे अपनाने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट जीती है। ये है चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की लीडरशिप, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे। हमने 39% मतदान हासिल करके, वो लीडरशिप तो सुरेश जी, वो लीडरशिप पूरे हरियाणा ने देखी कि 5 विधायक आपको छोड़ के चले गए, वो पूरे हरियाणा ने आपकी लीडरशिप देखी, पूरे हरियाणा ने देखी। मैं बीच में नहीं बोला, सुनो तो सही, फिर ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। मैं एक बात ये भी बता रहा हूं कि आपने हमारे 5 विधायकों को प्रभावित कर लिया। आपके पास संसाधन है, आपके पास ईडी है, सीबीआई है, लेकिन 4 वोट जो आपने खराब करी, एक बार पहले और 5 बार बाद में आपने हमारे बॉक्स में डाल दी थी कि ये वोट ओके है। उसके बावजूद भी आपने उस पर पिन का, मेरी खुद करमवीर बोध जी से बात हुई है जो हमारे प्रत्याशी थे, एक दिन पंचकुला भी मेयर के नॉमिनेशन के समय में मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने खुद उनसे पूछा कि हम डिबेट में जाते हैं तो इनवैलिड वोट कैसे की, बोला धक्का था बिल्कुल। अगर उस दिन चौधरी दीपेंद्र हुड्डा सांसद हमारे और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा स्टैंड न लेते तो ये राज्यसभा सीट भी हमारे को हरा दी गई होती और फिर मीडिया में चलता कि सब कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम एक जनता जनार्दन ने 39% मतदान के साथ मजबूत विपक्ष के तौर पे विधानसभा भेजे हैं। हरियाणा बनने के बाद पहली बार इतना मजबूत विपक्ष है। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, जननायक राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस समय चौधरी उदयभान जी और आज के समय में राव नरेंद्र सिंह जी की ही काबिलियत है कि हमारे ऊपर जनता ने विश्वास, ये काबिलियत है कि विपक्ष में ही बैठे हैं लगातार 3 बार से। एक बात और बता रहा था, वो खट्टर साहब पंडिता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल सिंगल लाइनर अगर कुछ नहीं। 1 सेकंड की बात है ज्योति जी, खट्टर साहब का मैं इस बात के लिए धन्यवाद भी करता हूँ। वो वरिष्ठ भी हैं और वीरेंद्र सिंह का भी कर लीजिए धन्यवाद थोड़ा, उन्होंने भी कहा है। मंत्री भी है, किस बात के लिए धन्यवाद कर रहा हूँ? हाँ, वीरेंद्र सिंह का भी कर लीजिए धन्यवाद। भारत का नारे देने वाली पार्टी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के सबसे विश्वसनीय नेता मनोहर लाल खट्टर अब ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष के तौर पे आगे बढ़ने की कामना कर रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं। हम एहसान फरमोश नहीं है।
आप तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे नहीं, मान्यवर, आपके अंदर ये बदलाव आया तो इसके ये बदलाव लिए आप अच्छा लगा आपको? साधुवाद के पात्र हैं आप। इस चलिए पंडिता जी आएंगे आपके पास। सुरेश जी। कटारिया जी से जवाब हम ले लेते हैं। कटारिया जी आप सुरेश बोलिए। जी देखिए, ये तो होना ही चाहिए कि लोकतंत्र में विपक्ष नहीं, लोग होना कहने चाहिए, चाहिए, मजबूत लोकतंत्र भी में होना आस्था चाहिए, प्रकट लेकिन की। लेकिन खट्टर साहब, मैं इसीलिए आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। आप अगर 39 में खुश हैं तो लगातार 39 लेते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप 37 39 में खुश रहिए, ठीक है। हमारे आप को विपक्ष में बैठ, सौंप चुकी है, आप ये इसमें तो आपको अगर आपको आपकी जो राजनीति है, आपके लीडर की जो राजनीति है, वो मैं आपको बता देता हूं सुरेश जी। उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन हारे कौन जीते, कांग्रेस का कौन आए कौन नहीं आए। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र का राजनीतिक कैरियर सुरक्षित रखना है कि उसकी दिल्ली में लुटियन जोन्स के अंदर किस तरीके से कोठी सुरक्षित रहे, उनको किस तरीके से एक लोकसभा से वो चुन के आए, ताकि वो कितने ही लीडरों की, युवाओं की बलि देते रहे कांग्रेस के अंदर, उनको कोई परवाह नहीं है। उनको सिर्फ धृतराष्ट्र की तरह अपने पुत्र का राजनीतिक कैरियर ऊंचा हुआ देखना चाहते हैं, और कुछ उनकी इच्छा नहीं है। और वो जो है विपक्ष में जो है सालों तक बैठने के लिए भी तैयार है, सिर्फ और सिर्फ उनके पुत्र की लोकसभा सीट बची रहे, और उनके दिमाग में कुछ भी नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है कि कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़े, कांग्रेस की सत्ता आए नहीं आए, उनको उस बात से कोई लेना देना नहीं है। और आप अगर इसमें आपकी बात कोई बड़ी करता हूं, आप अगर इसमें खुश है, आप अगर इसमें खुश हैं तो हमें कोई दिक्कत क्या नहीं तो है। हम भी खुश हैं? हम तो यही सरकार में हम भी खुश हैं। ओके, मैं लास्ट कमेंट पंडिता जी आपसे चाह रही हूँ। ये रोड साहब इसको मजबूती मान रहे हैं, इसको मजबूती मान रहे हैं, अच्छी बात मान रहे हैं कि बहुत मजबूत विपक्ष है हुड्डा साहब की अगुवाई में। ये काबिलियत है उनकी, ये काबिलियत है उनकी, और राज्यसभा में भी हम जैसे तैसे जीते, ये भी उन्हीं की काबिलियत है। इसके लिए दीपेंद्र हुड्डा जी को रोहतक की जनता ने 4 लाख वोटों से ठीक है रोड साहब, मैं अभी जिताया। पंडिता जी से बात कर रही हूँ ना। लोकसभा क्षेत्र की जनता ने सुरक्षित कर रखी है। ठीक इसके है लिए चौधरी भूपेंद्र पंडिता सिंह जी आप बोलिए। सुरेश जी आप रुकेंगे, आप रुकिए। जी ज्योति जी, देखिए ज्योति जी, पहली बात तो कटारिया जी 39 तो नहीं, इनके 37 हैं। और दूसरा, नवीन जिंदल, जब आपने कहा तो नवीन जिंदल कांग्रेस से निश्चित तौर पर कांग्रेस के एमपी रहे हैं। और जहां तक आप जिस बस स्टैंड की बात कर रहे हैं, तो स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी के समय वो बाईपास पे आया था, जो बस स्टैंड है कैथल का। हाँ, उसका नवीनीकरण जरूर आप कह सकते हैं। अब पूरा बाहर वो लेकर आए थे हमारे चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे। लेकिन जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा का सवाल है, जब तक कोई कार्यक्रम ना हो, वो एक अलग स्टेट में रहते, वो हरियाणा में रहते ही। दिल्ली एक अलग स्टेट है, जबकि उनको कोठी है नेता प्रतिपक्ष की, यहाँ लॉट हो रखी है। कोई कार्यक्रम होगा या कोई सेशन होगा, आप तभी हुड्डा साहब को देखेंगे। कोई इनका कोई अपना कोई प्रोग्राम होगा पार्टी का, अदरवाइज वो जो रहते हैं सबको पता है कि वो दिल्ली की, जो भी बता रहे थे कटारिया साहब, जो वहाँ की उनका जो कोठी है, उसी कोठी, लुटियन जोन में थोड़ा बहुत तो डी पार्क में भी तो रहते होंगे। डी पार्क वाली कोठी में भी रहते हैं पंडिता साहब। नहीं, उनको शुरू से ही उनके बच्चों की पढ़ाई हो, कुछ हो आगे, तो वो एक उनका जो एक अपने स्टेट को साथ जो होता है ना, कि आपका अपने स्टेट से कितना प्यार है, तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष, चलो चंडीगढ़ में भी रहे, राजधानी है, मगर वो थोड़ा दिल्ली से शुरू से उनको बहुत ज्यादा प्रेम है, और वो दिल्ली को छोड़ना भी नहीं चाहते। दोनों पिता पुत्र वहीं रहते हैं। तो कम से कम आप हरियाणा के हो, तो हरियाणा के लिए थोड़ा सा आपको एक वो होना चाहिए। और जहां तक इतना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, मैं कहता हूँ हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कि उन्होंने कांग्रेस को कमजोर करने में, ये सब जानते हैं कि कांग्रेस को कमजोर करने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। केवल अपने आप को तो मजबूत करते हैं, चाहते हैं जो उनका गुणगान करे। बहुत से ऐसे नेता हैं, मतलब संपत सिंह जी तक ने को ये कह दिया गया था कि आप शैलजा जी से क्लोजनेस कम कीजिए, अगर आपको कभी फ्यूचर में टिकट की जरूरत है तो वह पार्टी और गुटबाजी चरम सीमा के ऊपर है। वहां पर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ गुटबाजी कोई कम हो जाएगी, या रणदीप सुरजेवाला का कांटा ना निकाला हो।
या किरण चौधरी जी भी उस समय कांग्रेस में ही थी जब, और जो आपने कैप्टन अजय यादव का जिस जिस इंटरव्यू का आप जिक्र इनडायरेक्टली कर रही थी कि कितने, जब नौकरियों का बंटवारा होता था तो केवल 10 या 20% मेरे हाथ में आती थी, इतनी 5-10% सुरजेवाला जी के हाथ में आती थी, 5-10 पर, और बाकी जो 80%, 70-80% है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद अपने आप जो है वो लगाने का काम करते थे। और 99% आपको आज जो बयान मिलेंगे, चाहे कुलदीप शर्मा जी के ले लीजिए, और चाहे आप शैलजा जी के ले लीजिए, चाहे गोगी जी के ले लीजिए, चाहे वीरेंद्र सिंह के, चाहे ब्रिजेंद्र सिंह के, चाहे सुरजेवाला के, चाहे शैलजा जी के, सारे के सारे कैप्टन अजय यादव के, सारे कांग्रेसियों के आपको बयान मिलेंगे। और वो कहीं ना कहीं यही सफोकेटेड फील कर रहे हैं कि एक ही व्यक्ति के हाथ में इतने लंबे समय से आपने पार्टी दे रखी है, और उस पार्टी के जो भी थोड़े बहुत जो चेले हैं जो छोड़ रखे हैं, ये जयप्रकाश, जसबीर दुहन, ये जो बयानबाजी करते हैं, केवल गुणगान हुड्डा का करते हैं, उन्हीं के बारे में बात कुछ करते विधायक हैं। भी हैं जो दीपेंद्र हुड्डा के साथ चलते हैं, 4-5 कुछ विधायक हाँ, भी। वो एक मंडली सी है, और वो क्या, औरों को पता है कि हमें बड़ी हैरानगी होती है एक बात को सुन के कि वो जो दूसरे कांग्रेसी हैं उनको गद्दार तक बोलते हैं। मतलब कई मैंने जगह पे उनके इंटरव्यू सुने हैं कि गद्दार हैं, इन्होंने हरवा दी, असली कांग्रेसी और नकली कांग्रेसी। आपने शैलजा जी के मुंह से भी सुनी होगी बात ये, असली कांग्रेसी कौन है, नकली कांग्रेसी कौन है। मतलब इस चरम तक गुटबाजी है कि सिर्फ मतभेद की बात तो भूल जाइए, इतना मनभेद है इनके अंदर, आपस के अंदर इतना ज्यादा वो है कि इनके तो जो प्रभारी थे पहले, वो तो जब टिकटें बट रही थी उनको तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया था, इस हालत तक का प्रेशर था। और अभी हाल ही के अंदर आपको पता है कि एक महिला है जिन्होंने इनके शीर्ष नेतृत्व के जो पीए हैं, जो एक एफआईआर भी हुई है, उनके जो पैसे तक देने की, टिकटें खरीदने की ये बात करते हैं, पैसे की धन बल का, तो वहां तो टिकटें पैसे से बांटी जा रही थी, उन्होंने तो खुद बोला है, एफआईआर भी रजिस्टर हो चुकी है वो। तो मतलब आप ये देखिए कि इनका अंदरूनी जो सिस्टम है वो पूरा एक्सपोज होके बाहर आ चुका है। अब बच्चे को पब्लिक डोमेन में इनकी सारी बातें पता है, क्योंकि इनके लीडर्स खुद उठाते रहे हैं ये बातें। तो अब जो ये राय दी गई है, एक उम्र का तकाजा भी होता है कि अगर आप खुद बोल देते हो, एक आपकी जुबान भी होती है कि अगर आपने बोल दिया मेरा आखिरी इलेक्शन है तो बट बहुत सारे step down नेताओं कर को, देंगे। जैसे कैप्टन साहब वाला आप कह रहे थे, पंजाब वाला, कई बार नेता बोल देते हैं ये आखिरी चुनाव। मेरे हिसाब से 2-3 चुनाव तो ये कहकर लड़ जाते हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। नहीं, बोलना नहीं चाहिए ना फिर। मतलब आपको थूक के चाटने वाली जो मैंने कहावत का इस्तेमाल किया, आप ऐसी बातें ना बोलिए। अगर आपको लड़ना है तो बोलिए, मैं तो एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, मैं रहूंगा। आप मत दीजिए। अगर आप अपने नेता के सामने बयान दे रहे हो, और राहुल गांधी जी ने भी उस समय, इससे बढ़िया कटाश मुझे लगता है कि कोई नेता दे नहीं सकता। जो उदाहरण एग्जाम्पल उन्होंने कैप्टन जी का दिया उस टाइम के ऊपर, हुड्डा जी को, जब हुड्डा जी ने ये बात करी, तो ठीक है, चौधरी बीरेंद्र सिंह बड़े सीनियर हैं, वो ये खुद अपने आप बोलते हैं कि अब अगली पीढ़ी आगे आए, और कब तक आप रहेंगे, अगली पीढ़ी को तो आपको लाना ही पड़ेगा। अब आप देखिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, पंचकुला के अंदर ज्ञानचंद गुप्ता जी का पौत्र जो है वो केवल 22 साल का लड़का है, अच्छी तरह उसकी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई, वो पार्षद जी उसको हाँ, देखिए अगली पीढ़ियां अब आने भी। लगी हैं, अगली पीढ़ियां अभी राजनीतिक घरानों की भी आ रही हैं, और एक्टिव जो यूथ है, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती है, वो भी आने लगेंगे। इसमें एज वाला फैक्टर भी आप कह रहे हैं, हाँ, उम्र का तकाजा ये भी समझा जाना चाहिए। और दूसरा, आपकी लीडरशिप में पार्टी का प्रदर्शन कैसा गया? आपका हाईकमान तो ठीक है, उस पर मंथन नहीं कर रहा, ये मेन फैक्टर है ना, ये कि प्रदर्शन आपकी वाला स्वीकार्यता है, आपके नाम पर वोट मिल रहे हैं, ठीक है, आपकी उम्र हो गई है, लेकिन लोग आपको ही पसंद कर रहे हैं, सरकार आप बना रहे हैं, पार्टी को अच्छा करके दे रहे हैं। रोड साहब, ये सारे, बिल्कुल रोड साहब, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो देखिए, गुटबाजी वाला भी है कि हुड्डा साहब एलओपी है, सीएलपी है, हुड्डा साहब, अलग अलग बयानबाजियां होती रहती हैं। सद्भाव यात्रा ने तो पूरा एक्सपोज करके रख दिया आप लोगों की गुटबाजी को। दूसरा, जब बार बार हार रहे हैं तो पार्टी के भीतर भी आवाजें उठने लगती हैं, और दूसरे जो विरोधी हैं उन्हें भी मौका तो मिलता है। सुरेश जी। ज्योति जी, सद्भाव यात्रा में कोई एक्सपोज होने वाली ऐसी बात नहीं है, वो वीडियो अधूरा चलाया गया था। नहीं, मैं हुड्डा साहब वाली बात नहीं कह रही, मैं स्पेसिफिक वो नहीं कह रही हुड्डा साहब वाली, वो 2 चंक थे, मैं खुद कह रही हूँ, मैं तो पूरा ही कह रही हूँ जो बयानबाजियां हुई। जी, जो हुड्डा साहब ने कहा था वही हुआ। उन्होंने कहा था हम जाएंगे, राहुल जी आए, वो बात संपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि अगर हुड्डा साहब का बार बार हारने की बात है, अभी हम राज्यसभा कैसे जीत गए, हुड्डा साहब की लीडरशिप में तो जीते।
भारतीय जनता पार्टी ने जहां हमारी कई प्रदेशों में सरकारें चलती कर दी धन बल के ऊपर और ईडी और सीबीआई के और इनकम टैक्स के ऊपर, बड़े बड़े नेता हमारे, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जतिन प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो, मिलिंद देवड़ा हो, यानी राहुल गांधी के जो सहयोगी के तौर पर युवा सांसद बने थे जो 2004 में, हाँ, जो उनकी कोर टीम के लोग थे वो भी कांग्रेस को छोड़कर चले गए। इसमें हालांकि मंथन करने की जरूरत है या फिर जो संस्थाओं का दुरुपयोग है आप लोग वो मान रहे हैं इसमें फैक्टर। शुक्रिया आप तीनों का, आप लोग चर्चा में शामिल हुए। तो कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर, भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कांग्रेस नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का जो बयान सामने आया है कि अब तो भूपेंद्र हुड्डा को रिटायर हो ही जाना चाहिए, तभी कांग्रेस का भला हो सकता है, इसे लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।